Hello students, let's discuss here another problem of transportation problem which is solved by Modi method of for finding optimal solution. Let's proceed. Here the question is given. इस क्वेश्चन को मैं पहले ही आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ स्टेपिंग स्टोन मेथड से, ठीक है, जहाँ पे हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो था वो फाइंड आउट किया था कैसे, स्टेपिंग स्टोन मेथड से। अब इस क्वेश्चन में हम फाइंड आउट करेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाय मोदी मेथड, ठीक है। तो लेट्स प्रोसीड। फर्स्ट स्टेप जो कि क्वेश्चन में हम पहले ही कर चुके हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमें ये चेक करना होता है कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो लास्ट टाइम जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें चेक किया था कि जो गिवन मैट्रिक्स था ये वाला, दैट वाज बैलेंस्ड मैट्रिक्स। Here the demand is equal to 215 and the supply is also equal to 215। सेकेंड स्टेप में ये फाइंड आउट किया था कि ऑब्जेक्टिव क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था वोगर्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड के थ्रू। नाउ प्रोसीड टू स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आपको क्या चेक करना होता है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, हेयर नंबर ऑफ एलोकेशन शुड बी इक्वल टू m + n - 1। तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलोकेशंस आर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 is equal to m here stands for number of rows and here the number of rows are 3 and number of columns are also 3 plus 3 minus 1, this comes 5। so 5 is equal to 5। here the solution does not degenerate। what it means, solution does not degenerate का मतलब ये है कि हम easily इस क्वेश्चन में जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन लास्ट टाइम हमने इसी सेम क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था स्टेपिंग स्टोन मेथड से, ठीक है। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे मोदी मेथड से, दैट इज मोडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। लास्ट टाइम जो स्टेपिंग स्टोन मेथड से ये क्वेश्चन किया था वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन सी देयर। अब मोदी मेथड में आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले जो एलोकेटेड सेल हैं उनकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती है। और एलोकेटेड सेल की कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, हेयर द फॉर्मूला इज CIJ इज इक्वल टू UI + VJ, ठीक है। तो CIJ इज द एलोकेटेड सेल एंड UI here stands for row, ठीक है। I here stands for row and J here stands for column। तो CIJ का मतलब क्या है, अगर मैं पहला एलोकेटेड सेल देखूँ यहाँ पे है ये सेल, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, इसको मैं बोल दूँगी C, रो 1 है ये और कॉलम नंबर 2 में है ये सेल, ठीक है। तो C12। तो आपको क्या करना है, आपको आपको क्या करना है यहाँ पे UI और इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो ये पर्टिकुलर रो जो है इसको मैं बोलूँगी U1, इसे बोलेंगे U2, थर्ड रो को बोलेंगे U3, फर्स्ट कॉलम को बोलेंगे V1, सेकंड कॉलम को V2 और थर्ड कॉलम को V3। अब सबसे पहले अब हमें ये U1 U2 U3 V1 V2 V3 की वैल्यूज़ जो हैं वो नहीं गिवन होती। तो इसमें से इन 6 के 6 में से आपको एक वैल्यू 0 असाइन करनी होती है, वो आर्बिट्रेरीली आप असाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम 0 किसको असाइन करेंगे, वो हमें चेक करना है कैसे कि जिस भी पर्टिकुलर रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा एलोकेशंस होंगी वहाँ पे हम वैल्यू क्या असाइन कर देंगे, 0 असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए फर्स्ट रो में जो है सिर्फ एक एलोकेटेड सेल है, सेकंड रो में 2 एलोकेटेड सेल हैं, थर्ड रो में भी 2 एलोकेटेड सेल हैं
वाइल कॉलम 1 में एक एलोकेटेड सेल है, कॉलम 2 में 3 एलोकेटेड सेल्स हैं और कॉलम 3 में एक एलोकेटेड सेल है। इसका मतलब जो कॉलम नंबर 2 है यहाँ पे 3 सबसे ज़्यादा एलोकेशंस यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने क्या किया, V2 को 0 असाइन कर दिया। तो यहाँ पे मैं V2 को असाइन कर दूँगी, सॉरी 0। ठीक है, तो मैंने V2 को क्या असाइन कर दिया, 0। ठीक है, उसके बाद आपको अब फाइंड आउट करनी है एलोकेटेड सेल्स की वैल्यू। तो सबसे पहला जो एलोकेटेड सेल है वो है हमारा C12। तो इनकी हेल्प से मैं U1 और V2 की वैल्यू, मतलब U1 U2 U3 V1 V2 V3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लूँगी। तो यहाँ पे C12 इज इक्वल टू U1 मतलब रो 1 एंड 2 इज कॉलम 2। ठीक है, तो C12 इज रो 1 और V2 हेयर स्टैंड्स फॉर कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे C12 की वैल्यू देखिए कितनी है। तो यहाँ पे मैंने देखा C12 की वैल्यू कितनी है, जो कॉस्ट है यहाँ पे गिवन है 8। तो 8 इज इक्वल टू U1 हमें U1 जो है वो नहीं पता कि वैल्यू कितनी है, प्लस यहाँ पे हमने V2 की वैल्यू जो है वो आर्बिट्रेरली एस्टिमेट की है 0। ठीक है, असाइन की है 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस 0। तो ये प्लस का 0 इधर आके माइनस का, 8 माइनस 0 इज इक्वल टू U1, 8 इज इक्वल टू U1। तो हमने U1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 8। तो यहाँ पे लिख देंगे 8, ये रही 8। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट एलोकेटेड जो सेल है वो मेरा है ये वाला, दिस इज C22। C22 here stands for second row and second column, C22। तो ये रहा C22 इज इक्वल टू U2 प्लस V2। ठीक है, तो C22 आप देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी है, हेयर द वैल्यू इज 24। ठीक है, तो 24 इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू U2, हमें वैल्यू नहीं गिवन U2 की, प्लस V2 हेयर इज 0। तो यहाँ से मैंने क्या किया, प्लस का 0 इधर आके माइनस का 0, हेयर द U2 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे U2 की भी वैल्यू हमें पता चल गई है 24, मार्क कर देंगे 24। आगे चलेंगे U3 की तरफ। नेक्स्ट एलोकेटेड सेल इज U23, मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो U23 इज इक्वल टू, सॉरी C23 इज इक्वल टू U2 प्लस V3। तो C23 की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है, हेयर इट इज 16। तो 16 इज इक्वल टू U2 की वैल्यू देखिए आपने पीछे फाइंड आउट की है, बिल्कुल यहाँ पे फाइंड आउट की है, हेयर इट इज 24। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 24 लिख दिया। 16 इज इक्वल टू 24 प्लस V3 की वैल्यू नहीं पता, प्लस V3, और उसके बाद 16 ये माइनस 24 इधर आके माइनस का, 16 माइनस 24 इज इक्वल टू V3, हेयर इट इज V3 इज -8। तो यहाँ पे असाइन कर देंगे -8 -8। उसके बाद नेक्स्ट एलोकेटेड सेल इज C31, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। C31 इज इक्वल टू, चेक करेंगे, C31 इज इक्वल टू U3 प्लस V1। तो C31 चेक कर लेते हैं वैल्यू कितनी है, हेयर इट इज 8। ठीक है, 8 इज इक्वल टू
ये रहा 8 इज इक्वल टू U3 प्लस V1। चेक कर लेंगे क्या U3 या V1 हमें कुछ गिवन है। तो U3 V1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट नहीं की, ना U3 की ना V1 की, तो इसे अभी फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद C32 फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट एलोकेटेड सेल चेक कर लेते हैं। C32 है C32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो वैल्यू इज 16, ठीक है। तो 16 इज इक्वल टू U3 प्लस V2 हमने जो था सबसे आर्बिट्ररली ये डिसाइड किया था कि ये ज़ीरो होगा, ठीक है। तो 16 अब प्लस का ज़ीरो इधर आके माइनस का ज़ीरो, 16 माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू U3। हेयर द U3 इज इक्वल टू 16। अब हम ये U3 की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो U3 इज इक्वल टू 16, यहाँ पे हमने 16 लिख दिया प्लस V1, ठीक है। 8 माइनस 16 इज इक्वल टू V1। हेयर माइनस 8 इज इक्वल टू V1। नेक्स्ट पे चलेंगे। अब पहले असाइन कर दें वैल्यू। U3 इज इक्वल टू 16, V1 इज इक्वल टू माइनस 8। U3 इज 16 and V1 is minus 8. Here it is 16, here it is minus 8। चलते हैं आगे। नेक्स्ट अब आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है अनएलोकेटेड सेल्स की। जैसे स्टेपिंग स्टोन में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करते थे अनएलोकेटेड सेल्स की, यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है अनएलोकेटेड सेल की। और हमारा जो फॉर्मूला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करने का, दैट वन इज DIJ इज इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ। तो सबसे पहला अनएलोकेटेड सेल चेक करते हैं कौन सा है। तो फर्स्ट अनएलोकेटेड सेल इज D11। D11 इज इक्वल टू CIJ देख लीजिए उस सेल की वैल्यू। तो इस सेल की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4 माइनस UI। हेयर रो नंबर जो रो का नंबर है वो क्या है 1, तो इट मीन्स U1 प्लस कॉलम का नंबर भी कौन सा है इस केस में 1, तो V1 U1 प्लस V1। तो 4 माइनस U1 चेक कर लेते हैं कितना है। U1 रहा हमारा 8, तो 8 प्लस VJ, तो V1 कितना है हमारा वो भी चेक करना है आपको, -8। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -8, 8 प्लस -8। हेयर इट इज 8 माइनस 8 इज 0, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट अनएलोकेटेड सेल की तरफ। तो चेक कर लेते हैं नेक्स्ट अनएलोकेटेड सेल कौन सा है D13, ठीक है। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम है ना। तो D13 इज इक्वल टू, अब वैल्यू कितनी थी D13 पे चेक कर लीजिए। तो D13 पे हमारी जो वैल्यू थी वो थी 8। तो ये रहा 8 माइनस UI। हेयर द UI इज U1 प्लस V3। तो U1 चेक कर लेंगे कितना है। U1 है हमारा 8 प्लस V3 इज -8। तो 8 प्लस -8, हेयर इट इज 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट अनएलोकेटेड सेल, and the next unallocated cell is D12, ठीक है।
कितना है ये 16, तो चेक कर लेते हैं D12 sorry D21 sorry it is D21 is 16 minus U2 प्लस V1, तो U2 और V1 देख लेते हैं कितना है U2 24 and V1 is -8. ठीक है, तो 24 प्लस -8 here it is 16 minus 16 is 0. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट अनएलोकेटेड सेल की तरफ। नेक्स्ट अनएलोकेटेड सेल जो है वो है मेरा D33, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, दिस इज 24, Cij is 24, तो D33 इज इक्वल टू 24 माइनस U3 प्लस V3, तो U3 और V3 फाइंड आउट कर लेते हैं कितना है, तो U3 इज 16 एंड V3 इज -8, तो 16 प्लस -8 here it is 16 minus 8 that is 8, ठीक है, तो 16 minus 8 is 8, तो 24 minus 8 हो गया हमारा 16। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जितनी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो सारी वैल्यूज़ या तो पॉजिटिव है या फिर ज़ीरो है। इट मीन्स हम ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम है उसको और इम्प्रूव नहीं कर सकते। वैम के थ्रू आपने जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाली थी दैट वाज 2744, वो बिल्कुल ऑप्टिमल कॉस्ट है, इससे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम नहीं हो सकती। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू।